नमस्कार। डी एंड आर नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश तिवारी आया हूँ दिमाग को झकझोरने वाली एक कहानी लेकर। तो आइए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिशा दीक्षित बचपन से ही बड़ी सुंदर, बिंदास और हंसमुख लड़की थी। इसीलिए उसमें पापा अनुराग अवस्थी की जान बसती थी। तभी तो वे उसकी हर ख्वाहिश बिना कुछ कहे पूरी कर देते थे। दिशा हर किसी के साथ फौरन दोस्ती कर लेती थी, मगर जवान होते ही उसकी यही आदत और गजब की खूबसूरती ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कॉलेज के तमाम लड़के उसके दीवाने हो गए थे और इस वजह से पूरी अवस्थी फैमिली को काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, समय के साथ उन मुसीबतों से तो छुटकारा मिल गया, मगर उनमें से एक लड़का हर्षवर्धन दिशा को कभी भूल नहीं पाया। इसीलिए वो कॉलेज के बाद भी दिशा से मिलने की कोशिश करता रहा। उसकी इस हरकत से दिशा को उससे नफरत सी हो गई और एक दिन दिशा ने गुस्से में आकर उसे कह ही दिया, ये लोफरगिरी छोड़ो और लाइफ में कुछ बन के दिखाओ। इस बात से हर्षवर्धन बहुत दुखी हुआ और उस दिन के बाद वह दिखाई तक नहीं दिया। लेकिन कुछ सालों बाद जब वह दिशा से एक फंक्शन में मिला तो पता चला कि वह असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बन चुका है, ACP। दिशा ने हर्षवर्धन को मुबारकबाद दिया तो वह मुस्कुराकर बोल पड़ा, मेरी लाइफ को सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक्स। अनजाने में उसके मुंह से निकले इन शब्दों ने उसके दिल में दबे जज्बातों को जाहिर कर दिया था, मगर दिशा ने उसकी बात पर खास तवज्जो नहीं दिया। एक दिन तूफानी रात में दिशा अपनी कार चलाती हुई सुनसान रास्ते से जा रही थी। मौसम खराब होने के बावजूद भी वह अपनी कार मस्ती में चला रही थी। उसे पता नहीं था कि उसके खिलाफ एक साजिश रची जा चुकी है। मोटर बाइक पर बैठा एक लड़का एहसान उसकी कार का पीछा करते हुए फोन पर किसी को उसकी लोकेशन के बारे में बता रहा था। दिशा की कार थोड़ी दूर आगे जाती है तो एक दूसरा लड़का छाता लिए हुए सड़क के किनारे पर खड़ा दिखाई देता है। वो उसकी कार की तरफ देखता है। दिशा की कार उसको क्रॉस करके आगे जाती है तो वो लड़का मुस्कुराता है और फोन करके किसी को सूचित करता है। दिशा की कार आगे बढ़ती है तो उसको पता चलता है कि उसकी कार पंचर हो गई है। वह कार को रोकती है और भीगती हुई पहियों की तरफ देखती है। पहियों को पंचर देखकर उसको सदमा लगने के साथ शक भी होता है। वह घबराकर चारों तरफ देखती है और झट से कार के भीतर जाकर बैठ जाती है। वह किसी को फोन लगाती है, मगर वहां नेटवर्क ना होने की वजह से उसका कोई भी फोन नहीं लगता है। तभी सामने से एक कार लाइट जलाकर आती हुई दिखाई देती है। वह उसको रोकने के लिए सोचती है, मगर उस कार को रोक नहीं पाती। वह कार उसको क्रॉस करके जाने लगती है। तब दिशा खुद पर झुंझला जाती है। इतने में कार रिवर्स होकर दिशा की कार के पास आकर रुकती है। कार ड्राइवर को देखकर दिशा की घबराहट बढ़ जाती है। कार वाला हैंडसम लड़का समर उसकी समस्या के बारे में पूछता है और मदद करने के लिए कहता है। दिशा मना करती है तो समर सहानुभूति दिखाने के बहाने उससे कहता है, मैम, ये बहुत डेंजरस एरिया है। यू आर नॉट सेफ इन अ पंचर्ड कार। समर उसको डराकर वहां से जाने लगता है। दिशा घबरा कर उससे मदद मांगती है। ओह हेलो, प्लीज हेल्प मी। समर अपनी कार रोकता है। दिशा जल्दी से उसकी कार में बैठती है और कार तेजी से आगे बढ़ जाती है। दिशा कभी कभी चोरी छिपे
समर के चेहरे की तरफ देख लेती है और उसके इरादों को भांपने की कोशिश करती है। कार जब सुनसान इलाके से निकलकर शहर में आ जाती है तो दिशा राहत की सांस लेती है। समर दिशा की आशंकाओं के विपरीत उसको सही सलामत उसके बंगले पर पहुंचा देता है। दिशा समर की इंसानियत की तारीफ करते हुए उसको बंगले के भीतर चाय कॉफी के लिए बुलाती है, मगर समर बड़े प्यार से मना कर देता है। दिशा उसको थैंक्स बोलकर बंगले के भीतर चली जाती है, मगर समर की नज़र दिशा के आलीशान बंगले पर टिकी रहती है। वो खुशी खुशी किसी को फोन लगाकर कहता है, भाईजान, आज मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। डोंट वरी, मेरा आगे का प्लान भी कामयाब होगा। वह हंसते हुए फोन कट कर देता है और कार को आगे बढ़ा देता है। समर और दिशा की पहली मुलाकात बहुत जल्द दिशा को दीवानगी की दहलीज तक पहुंचा देती है, मगर दोनों की हर मुलाकात के समय दिशा को शक होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक दो बार समर पीछा करने वाले को पकड़ने और मारने की कोशिश भी करता है, मगर वह अपने मकसद में नाकाम रहता है। एक दिन हर्षवर्धन दिशा का क्लासमेट बताकर उसके बंगले पर जाता है और बातों ही बातों में दिशा और समर की प्रेम कहानी के बारे में बता देता है, मगर प्रीति और अनुराग, जो दिशा के मॉम एंड डैड है, उसकी बातों का गलत अर्थ निकालते हैं। हर्ष जब समझाने की कोशिश करता है तो प्रीति उसको कुछ जली कटी बातें कह देती है और वह चला जाता है, मगर वे दोनों आशंकाओं के भंवर में गोते लगाने लगते हैं। इसलिए जब दिशा घर पर आती है तो वे दोनों उस पर सवालों की बौछार कर देते हैं। दिशा खुशी खुशी उनसे अपनी मोहब्बत और शादी के बारे में बताती है। उसकी उम्मीद के विपरीत उसके पिता अनुराग दीक्षित विरोध करते हैं और कहते हैं समर सही लड़का नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक नहीं है। दिशा उनसे कुछ कहने जाती है तो वे हाथ के इशारे से कुछ भी बोलने से रोक देते हैं और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दिशा को यकीन हो जाता है कि उसके पिता के जासूसी उन दोनों का पीछा कर रहे थे। वह अपनी माँ प्रीति के सामने गिड़गिड़ाती है, मगर वहां भी उसे नाकामी मिलती है। तब वह घर वालों से बगावत करके समर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने चली जाती है। दिशा की इस हरकत से अनुराग दीक्षित टूट जाते हैं। उनको विश्वास ही नहीं होता है कि उनकी लाडली बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। कुछ ही दिनों में दिशा की माँ प्रीति दीक्षित अपनी ममता के आगे हार मान लेती है और उदास होकर एक दिन अनुराग से कहती है, दिशा के पापा, इंसान भले ही सारी दुनिया से जीत ले, लेकिन अपनी औलाद से ही हारता है। अनुराग नाराजगी से उसकी तरफ देखते हैं, मगर प्रीति की आंखों की नमी उनके गुस्से को ठंडा कर देती है। उनके बोलने से पहले प्रीति भर्राई आवाज में कहती है, बच्चे कितने भी बेवकूफियां करे, माँ बाप उनको सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, उनको उनके हाल पर नहीं छोड़ते। इतना कहते कहते प्रीति सिसकने लगती है। अनुराग सांत्वना देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखते हैं तो वह उनके सीने से लगकर रोती हुई कहती है, दिशा भले ही हमारे घर से दूर चली गई, मगर हमारे दिलों में आज भी वो कायम है। प्रीति की बातें सुनकर अनुराग का दिल जार जार रोने लगता है। उनके मन में आता है कि वे भी प्रीति से लिपट कर फूट फूट कर रोए, मगर वे प्रीति के सामने स्वयं को कमजोर नहीं दिखाना चाहते हैं। इसलिए वे उसको सांत्वना देते हैं कि दिशा को वापस लाएंगे। उनका आश्वासन पाकर प्रीति रोना बंद कर देती है। फिर खुद ही दिशा को फोन लगाकर समझाने की कोशिश करते हैं,
समझाते समझाते भावनाओं में बह जाते हैं और दिशा के सामने ही रोने और गिड़गिड़ाने लगते हैं। मगर दिशा तो प्यार में अंधी ही नहीं, बहरी भी हो गई है, इसलिए उस पर पिता के दर्द का कोई असर नहीं होता। तब वे दिशा की सहेलियों के सामने दिशा को वापस लाने के लिए हाथ जोड़ते, मगर उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। इसके बावजूद भी वे अपनी बीमार पत्नी प्रीति की मरणासन्न अवस्था को देखते हुए ऐसा दिखावा करते हैं जैसे सब ठीक होने जा रहा है। दिखावा तो समर भी दिशा के साथ कर रहा था, जैसे कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वफादार बॉयफ्रेंड हो। उसके दिखावे को हकीकत समझकर दिशा अपना सारा बैंक बैलेंस उसकी खातिर लुटाने लगती है। हालांकि कई बार समर और उसके दोस्तों की कुछ हरकतें उसके दिमाग में शक पैदा कर देती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। जनाब यहाँ तो सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी हो चुका है। कभी कोई गलतफहमी हो भी जाती है तो समर बड़े शातिराना तरीके से अपनी मीठी बातों में उलझाकर बड़ी आसानी से उसे दूर कर देता और दिशा फिर अपने सुनहरे भविष्य के ख्याली पुलाव पकाने लगती। इधर बीतते समय के साथ बेटी दिशा की वापसी की अनुराग दीक्षित की सारी उम्मीदें खत्म होने लगती है। फिर भी वे पत्नी को खुश देखने के लिए पुलिस की मदद लेने जाते हैं, मगर दिशा के जवान होने पर उसके खुद भाग जाने की वजह से पुलिस उसकी मदद करने से मना कर देती है। उनके बहस करने पर एक पुलिस वाला तो चीढ़कर उनसे कहता है, ओ साहब, इस केस में जितना तुम्हारी बेटी का कसूर है ना, उससे ज्यादा तुम कसूरवार हो। बेटी को मॉडर्न बनाने के चक्कर में आप लोग उसे अच्छे संस्कार देना भी भूल गए। तभी तो वो बिन ब्याही दुल्हन की तरह उस लौंडे के साथ चली गई। टीवी न्यूज में देखते नहीं क्या, आजकल लिव इन रिलेशन में रहने वाली लड़कियों का क्या हश्र होता है। न्यूज की हेडलाइंस बन जाती है ऐसी लड़कियां। यह सुनकर और आसपास के लोगों को अपनी तरफ देखते पाकर अनुराग की आंखें नम हो जाती है। इस दरमियान एसीपी हर्षवर्धन आ जाता है और दिशा का नाम सुनकर चौंकता है। वह दीक्षित की मदद करने का वादा करता है। कुछ देर बाद वे हर्षवर्धन को पहचान लेते हैं और प्रीति द्वारा किए गए अपमान के लिए माफी मांगते हैं। हर्षवर्धन उनकी बातें सुनकर उनसे कहता है, अंकल, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आंटी की जगह पर कोई भी माँ होती तो वो भी वही करती। उस दिन अगर आप मेरी बातों को मान लिए होते तो इस मुसीबत में आप लोग नहीं फंसते। एनीवे, शायद डेस्टिनी को यही मंजूर था। इतना कहते हुए हर्ष गहरी सांस लेता है। यह देखकर अनुराग तनाव में आ जाते हैं और कहते हैं, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना। अनचाहे ही हर्ष के मुंह से निकल जाता है, पूरे देश में एक खतरनाक गैंग लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहा है और उनको गायब कर देता है। भगवान करे दिशा किसी ऐसी गैंग के ट्रैप में फंसी ना हो, वरना उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर अनुराग के चेहरे का तनाव बढ़ जाता है, मगर हर्ष के सांत्वना देने के बाद उनके दिल को थोड़ा सुकून मिलता है और वे पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। हर्षवर्धन जानता है कि शहर में दंगा फसाद का इनपुट मिलने के बाद उसको उस गैंग की जांच करने का ना तो समय मिलेगा और ना ही सीनियर से परमिशन मिलेगी। दिशा के केस में देरी करने से कोई अनहोनी भी हो सकती है, इसलिए वह उससे मिलने के लिए समर के घर जाता है। वह समर के बारे में पूछताछ शुरू करता है, मगर दिशा समझती है कि कॉलेज टाइम का उसका दीवाना हर्षवर्धन उसको फिर से पटाने के लिए आया है, इसलिए वह उसको अपमानित करके वहां से भगा देती है। वो कहते हैं ना, अच्छाइयों के भले ही पैर हो या ना हो, मगर बुराई के पंख जरूर होते हैं। इसलिए दिशा के बारे में तमाम अफवाहें फैल जाती है। नतीजतन अनुराग और प्रीति की परेशानियां बढ़ जाती है। समाज
और नाते रिश्तेदारों के बीच हो रही बदनामी से दुखी होकर वे दिशा और समर की शादी करने का फैसला करते हैं। मगर आखिरी क्षण में सभी को पता चलता है कि समर का असली नाम सलीम है और वह किसी दूसरे धर्म से है। तब तो उनका विरोध और ज्यादा बढ़ जाता है। समर के छल कपट को समझ जाते हैं। दिशा उन सब से झगड़ा करती है और अंत में कोर्ट मैरिज करने का फैसला करती है। मगर समर कोर्ट मैरिज का विरोध करता है। वो डरता है कि दिशा के माँ बाप कहीं गुस्से में उसको अपनी जायदाद से बेदखल ना कर दे। इसलिए वह दिशा से कहता है, बेबो, पेरेंट्स के आशीर्वाद के बिना हमारी हर खुशी अधूरी रहेगी। मुझे भी मरते दम तक गिल्ट होगा कि मैंने तुम्हें अपने माँ बाप से दूर किया। सो प्लीज मेरे लिए तुम अपने माँ बाप के पास जाओ और उनको मनाने की कोशिश करो। समर की बात सुनकर दिशा भावुक हो जाती है और कहती है, समर, अब तक मैं तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी, पर आज पता चला कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। आई लव यू। इतना कहकर वह उसको कसकर अपनी बाहों में भर लेती है। समर के चेहरे पर काइयापन के भाव उभर जाते हैं। दूसरे ही दिन दिशा तय करके जाती है कि वह आज कैसे भी करके अपने माँ बाप को मना लेगी और वे लोग खुशी खुशी समर को अपना दामाद मान ही लेंगे। जब दिशा माँ बाप के घर पहुंची तो देखती है कि बंगले पर किसी फंक्शन का माहौल है। वह तेजी से दरवाजे के भीतर जाने लगती है तो अचानक भीतर से उसकी बुआ आ जाती है और कहती है, तुम घर के भीतर कदम भी मत रखना। यह सुन दिशा तमतमा जाती है और कहती है, बुआ जी, आप मुझे मेरे ही घर में जाने से कैसे रोक सकती है? बुआ कहती है, दुनिया का दस्तूर यही है, मुर्दों को घर से बाहर निकाल देते हैं, दोबारा घर में नहीं लाया जाता है। दिशा दांत पीसती हुई जबरदस्ती घर में घुस जाती है। भीतर का मंजर देखकर अवाक रह जाती है। वहां हॉल में हार लगी दिशा की फोटो के सामने नाते रिश्तेदार, उसकी मृत्यु की शोक सभा और उसके पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा होता है। उसको देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके माँ बाप अपनी जगह से उठते हैं और उसको धक्के मारकर दरवाजे के बाहर कर देते हैं। दिशा को यकीन नहीं होता कि उसके माँ बाप इतने बेरहम हो सकते हैं। वह बोझिल कदमों से बंगले के बाहर जाने लगती है। उसको महसूस होता है कि वह अपनी ही अर्थी अपने ही कंधों पर लेकर जा रही है। उसको लगता है कि वो अब अनाथ हो गई है, लेकिन अगले ही पल उसको समर जैसे फरिश्ते के साथ होने का गुमान होता है। दूसरी तरफ समर के पास उसके बॉस का फोन आता है और वो उसको समझाता है, समर, अब तू दीक्षित की दौलत का ख्वाब देखना बंद कर दे। जो हीरा तेरे हाथ लगा है उसकी कीमत वसूलने की तैयारी कर ले। जी भाई, समीर कहता है और उदास मन से फोन काट देता है। इधर आंसू बहाते हुए खाली हाथ वापस लौट रही दिशा को देख हर्षवर्धन कार उसके पास रोक कर कार का दरवाजा खोलते हुए दिशा से कहता है, दिशा, आओ बैठो, मुझे तुमसे समर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। दिशा दांत पीसती हुई कहती है, समर के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर्ष बड़े शांत भाव से कहता है, अगर मैं समर के बारे में बात नहीं करूंगा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। दिशा गुस्से से कहती है, हर्ष, अब तक तो मैं तुम्हें नापसंद करती थी, लेकिन अब तो तुमसे नफरत करने लगी हूं। आई हेट यू एंड गेट लॉस्ट नाउ। इतना कहकर वह हर्ष की कार के खुले दरवाजे पर लात मारती है। आसपास के लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। हर्ष गहरी सांस लेकर कार को आगे बढ़ा देता है और दिशा
अपने घर की तरफ जाने लगती है। इधर हॉल में सोफे पर बैठा समर तनाव में सिगरेट के लंबे लंबे कश मार रहा है। इतने में दिशा भीतर आती है तो वह स्वयं को सामान्य करते हुए पूछता है, मम्मी पापा मान गए ना? दिशा भाग कर जाती है और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती हुई कहती है, अब वो लोग मेरे नहीं रहे। मेरे जीते जी उन लोगों ने मेरा श्राद्ध कर्म कर दिया। समर को झटका लगता है, मगर वो अपने भाव को छुपाकर उसको सांत्वना देता है और उसको सामान्य करने के लिए शाम की पार्टी रखने का फैसला करता है। साजिश के तहत शाम को समर के घर कई सारे अमीर लड़के और आदमी समर के दोस्त बनकर पार्टी में आते हैं। उसके तथाकथित सभी दोस्त उनकी मोहब्बत भरी जिंदगी और दिशा की खूबसूरती की तारीफ करते हैं। दिशा बहुत खुश होती है। तभी समर को फोन आता है और वह दिशा से कहता है, सॉरी बेबू, एक इमरजेंसी आई है, मुझे अभी जाना पड़ेगा, प्लीज तुम मेरे दोस्तों का ख्याल रखना। इतना कहकर वह जल्दी से बाहर चला जाता है। सभी लोग शराब पीते हुए दिशा को भी शराब पीने के लिए मनाते हैं, मगर वह नहीं मानती। एक लड़का चुपके से उसकी कोल्ड ड्रिंक के गिलास में नींद की गोली मिला देता है। दूसरे दोस्त भी दिशा के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। दिशा विरोध करती है और समर से उनकी शिकायत करने की धमकी देती है। तब एक आदमी गुस्से से कहता है, तुम तो ऐसे नखरे दिखा रही हो जैसे तुम उसकी बीवी हो। दिशा नाराजगी से कहती है, मैं उनकी बीवी बनने वाली हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। सभी उस पर हंसते हैं। एक आदमी कहता है, तुमको भी पता होगा कि समर की बीवी ऑलरेडी है, एक बच्चा भी है। अब सती सावित्री बनने का ये ड्रामा बंद करो, हमने समर को पूरे 3 लाख रुपए दिए हैं। ये सुनकर दिशा को झटका लगता है, मगर तब तक नींद की गोलियों का असर उस पर हो चुका होता है और वह बेहोश होकर सोफे पर लुढ़क जाती है। सभी उस पर हंसते हैं। एक लड़का दिशा को उठाकर बेडरूम में ले जाता है। सुबह दिशा की आंख खुलती है तो वह अपने आप को बिस्तर पर पाकर हैरान होती है। उसका पूरा बदन टूट रहा होता है, सर फट रहा होता है। फिर भी वह सोचती है और अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को देखती है तो उसको समझ में आ जाता है कि उसके साथ दुराचार हो गया है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में समर आता है तो वह उसके दोस्तों की शिकायत करती है। तभी समर कहता है, ये रोना धोना बंद करो दिशा दीक्षित, ये तो शुरुआत है, अब तुम्हारी यही डेस्टिनी है। ये सुनकर दिशा यकायक गुस्से में आ जाती है और उसको मारने जाती है। समर उसका हाथ पकड़कर मरोड़ने लगता है और कहता है, तेरे जैसी लड़कियों की यही मंजिल होती है, जो अपने बाप की नहीं होती वो किसी और की क्या होगी। दिशा गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। समर उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, श्योर करना, और सबूत के तौर पर एसीपी हर्षवर्धन को तुम्हारी कल रात वाली वीडियो भी दिखा देना। कहो तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मैं नेट पर तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूं, ताकि वो एसीपी हर्षवर्धन खुद ही देखे। तुम्हारी माँ का तो किडनी के साथ हार्ट भी फेल हो जाएगा ये सब देखकर। यह सुनकर दिशा अवाक रह जाती है। जिसे वह अपना फरिश्ता समझती थी वह शैतान से भी बड़ा कमीना निकला। वह असहाय सी रोती हुई फर्श पर घुटनों के बल बैठ जाती है। अब रोना दिशा के पूरे परिवार के भाग्य में लिख गया है। जब से डॉक्टर ने बताया कि प्रीति की दोनों किडनी फेल हो गई है, तब से प्रीति और उसके पति दोनों अकेले में आंसू बहाने लगते हैं। अनुराग भी
अपनी किडनी प्रीति को डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि वह डायबिटीज के मरीज है। प्रीति के लिए मैचिंग दूसरा डोनर मिल नहीं रहा है और समय तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। दिशा समर की कैद से निकलने की तमाम कोशिश करती है, मगर हर बार वह पकड़ी जाती है और उसको समर की मानसिक और शारीरिक यातना झेलनी पड़ती है। नियति के कुछ चक्र में फंसी दिशा अब हर्षवर्धन की याद करती है। उसे लगता है कि उसे सिर्फ हर्षवर्धन ही बचा सकता है। वह भागने की आखिरी कोशिश करती है और पुलिस स्टेशन पहुंच भी जाती है, मगर बाहर पता चलता है कि हर्षवर्धन 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर चला गया है। वह आगे के लिए कुछ सोच पाती उससे पहले ही समर के साथी वहां पहुंच जाते हैं और उसका वीडियो नेट पर वायरल करने की धमकी देते हैं। दिशा हार मानकर उनके साथ चल देती है। इस बार समर की यातना उसके बेहोश होने तक चलती है। होश में आने के बाद उसके मन में ये कुंठा पैदा हो जाती है कि ये सब उसके गुनाहों की सजा मिल रही है। अपनी जिंदी औलाद का पिंडदान या श्राद्ध करते हुए माँ बाप पर क्या बीती होगी। वे बद्दुआ भी नहीं दे सकते, मगर हाँ, उनकी आह तो जरूर निकली होगी। किसी की बद्दुआ भले ही बेकार चली जाए, मगर आह कभी बेअसर नहीं होती है। इसलिए वह निराश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ भी तकदीर उसे धोखा देती है। समर उसको बचा लेता है और सजा के तौर पर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। कभी कभी बेहोशी के लिए इंजेक्शन या गोलियां भी दी जाती है। बहुत जल्द समर को एहसास हो जाता है कि वह कभी भी पुलिस के जाल में फंस सकता है। वह खुद को बचाने के लिए अपने बॉस से दिशा का सौदा 50 लाख में कर देता है। बॉस के आदमी दिशा को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। समर दूसरे शहर में भाग जाता है। वह पुलिस को भ्रमित करने के लिए अलग अलग जगहों पर दिशा के एटीएम का इस्तेमाल करता है ताकि पुलिस गुमराह हो। कभी कभी वह उसके फोन को भी ऑन करके तुरंत बंद कर देता है। समर की लोकेशन ट्रैक कर रही पुलिस दर दर भटकने लगती है। बीतते समय के साथ प्रीति की तबीयत बिगड़ने लगती है। अनुराग दीक्षित किडनी डोनर की तलाश में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। वह कानून की परवाह किए बिना मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप मानव अंगों की तस्करी करने वाली गैंग के साथ उनकी मीटिंग हो जाती है और सौदा तय हो जाता है। तब उनको भगवान माने जाने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल्स बिरादरी का असली चेहरा दिख जाता है। खैर, प्रीति का किडनी ट्रांसप्लांटेशन सफल हो जाता है। उधर हर्षवर्धन की टीम भी मानव अंगों की तस्करी करने वालों के साथ जुड़कर समर के बॉस जैसे लोगों को दबोच लेती है। उनसे पूछताछ में जो राज सामने आते हैं उससे हर्षवर्धन अपना आपा खो देता है और उन लोगों की बुरी तरह पिटाई करता है, उनको अधमरा कर देता है। वह उनका एनकाउंटर करने का भी प्रयास करता है, मगर सीनियर अफसरों के समझाने पर उन लोगों को कानून से सजा दिलाने का फैसला करता है। मगर वह जानता है कि इनके खिलाफ सबूत जुटाना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी वह जी जान से लग जाता है उनको सजा दिलाने में। कुछ ही दिनों में प्रीति स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से घर आ जाती है। अनुराग भी खुश होकर फिर से अपने व्यापार में लग जाते हैं। प्रीति मानती है कि उनको एक नया जीवन मिला है, इसलिए वो अपना पूरा समय पूजा पाठ और दान पुण्य में लगाती है। आज उसका जन्मदिन है, इसलिए वह सुबह सुबह ही अनुराग के साथ मंदिर और अनाथालय होकर आई है। इतने में हर्षवर्धन की जीप आकर रुकती है। उसको देखकर प्रीति थोड़ा तनाव में आ जाती है। हर्ष पास आकर उसके पैर छूता है तो वह बेमन से आशीर्वाद स्वरूप अपना हाथ उसके सिर पर रख देती है और बड़ी बेबाकी से कहती है, अगर तुम दिशा से मिलने आए हो तो जान लो
हम लोगों ने उसका श्राद्ध और पिंडदान कर दिया है, क्योंकि हमारे लिए वो मर चुकी है। उसकी बातें सुनकर हर्ष को सदमा लगता है, फिर भी वह अपने भाव को छुपाकर उनसे कहता है, ये सुनकर मुझे दुख हुआ। एनीवे, मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि आपको किसने किडनी डोनेट किया है। ये सवाल सुनकर एक पल के लिए प्रीति घबरा जाती है। हर्ष उसे नोटिस करते हुए उसके सामने बैठता है। प्रीति अगले ही पल कहती है, दिशा के पापा के किसी रिलेटिव ने किडनी दी है। उसका नाम मुझे तो याद नहीं आ रहा है। हर्ष तपाक से कहता है, वाह आंटी, जिसने आपको नई जिंदगी दी, आप उसका नाम भी भूल गई। नहीं आंटी, आप झूठ बोल रही है। फॉर गॉड सेक, आप सच बता दीजिए। आपका एक छोटा सा सच हजारों जिंदगियां बचा सकता है। प्रीति कहती है, देखो हर्षवर्धन, मैं बीमार हूं, तुम मेरे साथ पुलिसिया बिहेव मत करो। हर्षवर्धन उठते हुए कहता है, सॉरी आंटी, मैं जिस दिन पुलिसिया बिहेव करूंगा उस दिन आप दोनों बहुत पछताएंगे। मैं 1 हफ्ते का टाइम देके जा रहा हूं। आप लोग अपने जमीर के आईने में झांक कर देखिएगा, उस डोनर का नाम मालूम हो जाएगा। इतना कहकर वह प्रीति के पैर छूकर जाने लगता है। प्रीति कहती है, तुमको मालूम है तो तुम ही बता दो ना डोनर का नाम। हर्ष रुकता है और पलट कर कहता है, दिशा अनुराग दीक्षित, जो मर के भी टुकड़े टुकड़े में कई जिंदगियां जी रही है। यह कहकर हर्षवर्धन जाने लगता है और प्रीति अपने पेट पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी अनुराग की आवाज सुनाई पड़ती है। आवाज सुनकर प्रीति कुछ बोलना चाहती है बट बोल नहीं पाती। उसके सिर्फ होठ हिलने लगते हैं। अनुराग रोते हुए उसके आंसू पोंछता है। धीरे धीरे प्रीति की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसकी सांसें उखड़ने लगती है। अनुराग को भी एहसास हो जाता है कि प्रीति अब अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी है। वह रोते हुए उसका हाथ पकड़ते हैं। इससे बेखबर प्रीति के कानों में दिशा की आवाज गूंजती है, मम्मी, तुम पापा को मेरी कहानी क्यों नहीं सुना देती, ताकि पूरी दुनिया को सबक मिले और फिर किसी लाडली का अंत मेरे जैसा ना हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई अनूठी कहानी के साथ। बाय।